गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बॉन्ड बैक बॉन्डिंग के बारे में। देखिए, बैक बॉन्डिंग होता क्या है, इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, कैसे बॉन्ड एंगल चेंज होता है, कैसे बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम देखते हैं बैक बॉन्डिंग होता क्या है। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड वाया बैक डोनेशन ऑफ लोन पेयर। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना बैक डोनेशन ऑफ लोन पेयर के बैक डोनेशन से। अभी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, यानी कि जब लोन पेयर का बैक डोनेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं, यानी उस प्रोसेस को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब इसके होने के रीजन क्या है, वाई, ये होते क्यों है? भाई, कोई भी मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग क्यों करना चाहेगा? तो जो सबसे पहला रीजन है, टू अटेंड स्टेबिलिटी, अपने स्टेबिलिटी को अटेंड करना चाहेंगे। टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट, ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेंगे। अब ये करते कैसे हैं, हाउ, यानी अपना ये स्टेबिलिटी को अटेंड कैसे करते हैं, ऑक्टेट का कंप्लीशन कैसे करते हैं? तो एक तो करते हैं लोन पेयर के बैक डोनेशन से, लोन पेयर बैक डोनेशन। और जो सेकेंड वन करते हैं वो करते हैं रिजोनेंस चार्ज स्टेबलाइजेशन से, रिजोनेंस चार्ज स्टेबलाइजेशन से। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, यानी कि लोन पेयर का बैक डोनेशन और रिजोनेंस चार्ज स्टेबलाइजेशन, इससे जो ऑक्टेट ये कंप्लीट अपना करते हैं वो पार्शियली कंप्लीशन होता है। ये जो कंप्लीट दियर ऑक्टेट होता है ये पार्शियली होता है, यानी कि ये परमानेंटली नहीं होता, ये पार्शियली यानी कि थोड़ा बहुत होता है। अब देखिए, इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेने BF3 का और एक एग्जाम्पल लेने R3PO- का, तो हमें पता है कि F के पास 3 लोन पेयर होते हैं, यानी एवरी F के पास 3 लोन पेयर होते हैं, और बोरान के पास इम्पटी 2p ऑर्बिटल होता है। तो ये जो लोन पेयर अपना क्या करेगा, इसके इम्पटी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, तो इसे ही हम कहते हैं लोन पेयर बैक डोनेशन। और यहाँ देखिए, इसके पास इम्पटी d ऑर्बिटल होता है, तो ये इसको दे देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर रीजनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है। तो आप इन दोनों को समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोन पेयर बैक डोनेशन हो रहा है, यहाँ पर रीजनेंस चार्ज स्टेबलाइजेशन हो रहा है। तो अब हम आगे समझते हैं कि बैक बॉन्डिंग के कंडीशन क्या क्या होते हैं। हम देखते हैं कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग, यानी बैक बॉन्डिंग के कंडीशंस क्या क्या होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि एक, मतलब दोनों में से, या तो जो डोनर हो या फिर जो एक्सेप्टर हो, उन दोनों में से एक पार्टिसिपेंट, वन पार्टिसिपेंट शुड बी 2p ऑर्बिटल, यानी कि उनके पास 2p ऑर्बिटल होना ही चाहिए। अब या तो वो फिल्ड होगा या तो वो वैकेंट होगा। सेकेंड वन क्या होगा, वन शुड हैव vacant orbital and another should have filled orbital। देखिए, एक के पास इम्पटी होना चाहिए, एक के पास फिल्ड होना चाहिए। जो जिसके पास फुल होगा वो अपना डोनेट करेगा, और जिसके पास इम्पटी होगा वो अपने इम्पटी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेगा। अब जैसे हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जैसे अभी हमने पीछे ही BF3 की बात की, हम इसी का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि बोरान के पास जो होता है 2p इम्पटी ऑर्बिटल होते हैं 2p इम्पटी ऑर्बिटल, और हर एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है। तो ये फ्लोरीन क्या करता है, अपना ये जो इसका लोन पेयर है इसके इम्पटी ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। और जब इसके इम्पटी ऑर्बिटल में डोनेट करता है तो फिर देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाता है,
फ्लोरीन पे प्लस आएगा, बोरॉन पे माइनस आएगा। अब देखिए ऐसे बन जाता है। नेक्स्ट टाइम ये कर लेगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये बैक बॉन्डिंग करके एक स्टेबिलिटी अटेन करते थे। यहाँ पहले इसका जो बॉन्ड लेंथ, जब ये सिंगल बॉन्ड था तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ थी 1.550 एंगस्ट्रॉम थी, लेकिन जैसे ही इसने बैक बॉन्डिंग किया तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो घटकर 1.30 एंगस्ट्रॉम हो गई। यानी कि बैक बॉन्डिंग जितना ज़्यादा होगी, जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यानी कि आप तो समझ गए होंगे कि एक 2p होना ही चाहिए, चाहे वो डोनर हो चाहे वो एक्सेप्टर, दोनों में एक 2p होना ही चाहिए। और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे के पास फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जैसे कुछ और एग्जाम्पल की। हम 3 एग्जाम्पल को लेके समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहला लेते हैं NCl3, सेकेंड वन ले लेते हैं CCl4 और थर्ड वन ले लेते हैं AlCl4। देखिए नाइट्रोजन क्या है, ये 2p का होता है और ये 3p का होता है और इसके पास 3d इम्पटी ऑर्बिटल होते हैं। कार्बन भी 2p का है और क्लोरीन के पास 3p है और 3d होता है। इसके पास ये 3p का है लेकिन इसमें 3d इम्पटी ऑर्बिटल होते हैं। एल्युमिनियम 3p का है, क्लोरीन 3p का है, 3d। देखिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए अब अगर हम बात करते हैं इसमें से किसमें बैक बॉन्डिंग होगी और किसमें बैक बॉन्डिंग नहीं। हमने जैसे कहा एक 2p होना जरूरी है, 2p कंपलसरी है होना। देखिए नाइट्रोजन क्या है, ये 2p है, इसके पास लोन पेयर है। और क्लोरीन ये 3d का है, इसके पास 3d इम्पटी ऑर्बिटल है। तो इसलिए ये अपना क्या करेगा, बैक डोनेशन इसकी इम्पटी ऑर्बिटल में कर देगा और यहाँ पर बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर जाएगी। हम बात करते हैं इसमें 2p, यानी कार्बन के 2p में तो है लेकिन इसके पास ना तो लोन पेयर है और ना ही इसके पास इम्पटी ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब इसमें जो बैक डोनेशन हमारा नहीं होगा, यानी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। देखिए एल्युमिनियम 3p का है, क्लोरीन 3p का, यानी 2p तो इसमें है ही नहीं। अब 2p है ही नहीं तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगी। यानी आप ये देख सकते हैं कि 2p होना जरूरी है और 2p होने के साथ साथ एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एक के पास फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी बैक बॉन्डिंग होगी। क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द बेसिस इन मतलब एसिडिटी ऑर्डर, यानी एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको इसको अरेंज करना है। देखिए BF3, BCl3, BBr3, BI3, इन सबको हमें एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे देखिए BF3 इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, BCl3 इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है। देखिए ये 2p होगा, इसमें ये 2p 3p हो जाएगा, BBr3 इसमें 2p 4p हो जाएगा, BI3 इसमें 2p 5p हो जाएगा। और बैक बॉन्डिंग जैसे जैसे साइज बढ़ता है बैक बॉन्डिंग कम होती जाती है। यानी कि 2p सबसे बेटर बैक बॉन्डिंग होगा। इसमें 2p3 में इंटरेक्शन उससे थोड़ा सा कम होगा, 2p4p में कम होगा, 2p5p में एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। यानी कि अगर हम बैक बॉन्डिंग की बात करें तो बैक बॉन्डिंग का यही ऑर्डर होगा। बैक बॉन्डिंग ये ऑर्डर होगा। अब जैसे कि हम पीछे अभी बता ही चुके हैं आपको, जिसमें बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो उसमें किसी जो एसिडिटी है वो तो कम हो जाएगी। तो अगर हम एसिडिटी का ऑर्डर निकालेंगे तो एसिडिटी का ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, BBr3 BI3, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा एसिडिटी का। तो आप ये देख सकते हैं कि हम यह ऐसे कह भी सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। लेकिन ये ऑल टाइम नहीं होता, ये कभी कभी फेवरेबल हो जाता है। ऑल टाइम हम सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, हम अगले वीडियो में ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है जैसे कि फाइंड आउट द शेप का क्वेश्चन है। अब बैक बॉन्डिंग जो है ये शेप में वेरिएशन कैसे लाता है, तो हम एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। फाइंड आउट द शेप।
फर्स्ट इज ए CH3 and double bond C, double bond O. Second is a H3 Si and double bond C, double bond O. हम इसमें ये देखते हैं कि कौन किसका शेप कैसा है। देखिए अगर हम CH3 की बात करें, ये कुछ इस तरीके से बनाएगा नाइट्रोजन, और हम दोनों का बना के देख लेते हैं। देखिए ये इस तरह से बनाएगा, लेकिन SI के पास इम्पटी d ऑर्बिटल होता है, इसके पास क्या होता है, इम्पटी d ऑर्बिटल होता है, और यहाँ से बैक डोनेशन हो जाएगा, और जब बैक डोनेशन हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, SI डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। आप देख सकते हैं इसका जो शेप है वो लीनियर हो गया है, और इसका जो शेप है वो बेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। तो यानी कि बैक बॉन्डिंग, जिस भी मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग होगी उसका जो शेप होगा वो लीनियर हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।